टुडे वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। हम सेट्स को यूज़ करके बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इन प्रॉब्लम्स में हम वेन डायग्राम यूज़ करके कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे और उस रिलेशंस को यूज़ करके हम बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीखेंगे। सपोज आपके पास एक सेट A है और एक सेट B है। ये उसका वेन डायग्राम है उन सेट्स का। ये A है, ये B है एंड यू नो दिस इज़ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन लिखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे A यूनियन B में, A यूनियन B इन दोनों को मिला के बनेगा, वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ B। बट ऐसा करने से ये वाला पार्ट हमारा 2 बार काउंट हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसे एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा NA इंटरसेक्शन B। तो ये फॉर्मूला बन गया NA यूनियन B का। बट इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट, मीनिंग उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज़ A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू 5। उस केस में NA यूनियन B जो होगा दैट विल बी इक्वल टू NA प्लस NB ओनली। तो ये सेट की वेन डायग्राम कैसा हो सकता है? अगर ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला इस केस में अप्लाई कर सकते हैं। आप इसी वेन डायग्राम को हम एक और तरीके से देखते हैं। ये जो पार्ट है दिस यू नो इज़ A माइनस B एंड दिस पार्ट इज़ B माइनस A, एंड ये जो कॉमन पार्ट है ये तो A इंटरसेक्शन B ही है। तो यहाँ पर मैं NA यूनियन B को ये भी लिख सकती हूँ NA माइनस B प्लस NB माइनस A प्लस NA इंटरसेक्शन B। एक्चुअली अगर आप इस वेन डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको ये दिखेगा कि NA, दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। तो NA किससे मिलकर बना है? दिस इज NA माइनस B प्लस NA इंटरसेक्शन B। एंड NB किससे मिलकर बना है? दिस इज NB माइनस A प्लस NA इंटरसेक्शन B। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और इसी फॉर्मूला को हम 3 सेट्स के ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं ABC, यहाँ पर आई हैव 3 सेट्स ABC, तो A यूनियन B यूनियन C, दिस इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। 3 सेट्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब भी हमको क्वेश्चन के अंदर 3 सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स दी होंगी और जो भी हमें इवैल्यूएट करनी होगी, वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम प्रूव कर सकते हैं अगर हम NA यूनियन B को कोई एक सेट D कंसिडर कर लें एंड देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो वी कैन प्रूव दिस फॉर्मूला यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो नाउ लेट अस डू एग्जाम्पल्स ऑफ NCERT। एग्जाम्पल 23, यहाँ आपको दिया है if x and y are two sets such that x union y has 50 elements, that means n x union y is equal to 50. X has
28 elements and y has 32 elements. एंड y में कितने एलिमेंट्स हैं? 32. तो हमको बोला गया है कि आप बताओ कि n x इंटरसेक्शन y कितना होगा, दैट इज x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे. तो वी विल अप्लाई आवर फॉर्मूला n x यूनियन y इज इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y. तो यहाँ हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. दिस इज़ 50, दिस इज़ 28, दिस इज़ 32 माइनस n x इंटरसेक्शन y. नाउ x इंटरसेक्शन y को हम लेफ़्ट पे ले आते हैं और यहाँ पे 8 और 2 10 एंड देन 60 और ये 50 को मैं यहाँ ला के माइनस कर देती हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 10. दैट मीन्स x इंटरसेक्शन y के अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे. दिस विल बी योर आंसर. इन एग्जाम्पल 24 आपको दिया है इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच फिजिक्स, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स. यहाँ पे देखो आपको और दिया है और मैंने पहले भी थ्योरी लेक्चर्स में आपको बताया है कि जहाँ पर भी और होता है दैट मीन्स यूनियन, कि या तो वो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिर वो फिजिक्स पढ़ाते हैं. ओके तो अगर हम कह दें कि m क्या है, दिस डिनोट द सेट ऑफ टीचर्स who teach mathematics. And P denote the set of teachers who teach physics. So what we can write is n m union P will be equal to 20. इसके बाद आपको दिया है ऑफ दीज 12 टीच मैथ्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स इज इक्वल टू 12 एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ्स बोथ. तो n p इंटरसेक्शन m इज इक्वल टू 4. तो हमको क्या निकालना है? हाउ मैनी टीच फिजिक्स, दैट मीन्स n p वी हैव टू फाइंड आउट. तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n m यूनियन p. This is equal to nm plus np minus n p intersection m or m intersection p. Now we can substitute the values. This is 20, this is 12, ये हमको निकालना है, and this is 4. So this implies 20, 12 minus 4 is 8. तो ये minus 8 मैं यहाँ लिखती हूँ. This is equal to np. तो np की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 12. तो मेरा आंसर विल बी 12 टीचर्स टीच फिजिक्स. नाउ इन एग्जाम्पल 25 हमको दिया है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल. ऑल्सो ईच स्टूडेंट likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? तो यहाँ पर हम लेते हैं कि x जो है x denote number of students, sorry the set of students. It will be the set of students who like to play cricket. एंड y जो है दिस विल बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल. देन x यूनियन y जो होगा ये वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कम से कम एक गेम ज़रूर खेलते हैं. ठीक है, दिस इज़ दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले at least one game. तो ना जो भी हमें डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स लिखते हैं. यहाँ पर 35 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें आपको गिवन है कि हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम ज़रूर खेलता है, इसलिए एन एक्स यूनियन वाई जो होगा
वो 35 होगा। अगर ऐसा नहीं लिखा होता कि हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम ज़रूर खेलता है, तो आपको दिया होता कि इतने स्टूडेंट्स इस क्लास में से ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, तो वो हम 35 में से माइनस करते और जो भी हमारी क्वांटिटी आती वो हमारा x यूनियन y होती। नेक्स्ट आपको दिया है nx, जितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं ये 24 है, और ny जो स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं वो 16 है। तो हमें बताना है कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, दैट मीन्स x इंटरसेक्शन y हमको फाइंड आउट करना है। तो वी विल अप्लाई आवर फॉर्मूला nx यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो दिस इज 35, this is 24 plus 16 minus x nx intersection y. So this implies nx intersection y is equal to 6 और 4 10 and 1 carry हो गया, तो this is 40 and minus 35. So this is equal to 5. तो 5 students are there who like to play both games. तो 5 students like to play both games. In example 26 आपको दिया है in a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. तो सबसे पहले यहाँ पर 400 स्टूडेंट्स को सर्वे किया गया है, जिसमें से जो भी डेटा आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपको नहीं दिया कि जो भी स्टूडेंट्स आपने सर्वे किए हैं उसमें से हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट 1 ड्रिंक ज़रूर लेता है। तो दैट मीन्स सबसे पहले हमें ये निकालने हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कम से कम एक ड्रिंक ज़रूर लेते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे कहते हैं लेट यू डिनोट the set of surveyed students, जितने स्टूडेंट्स को आपने सर्वे किया उनका सेट्स जो है वो U है, and A denote the set of students who take apple juice and B denote the set of students who take orange juice. Then आपको जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग NU जो होगा दिस विल बी 400, क्योंकि 400 स्टूडेंट्स को आपने सर्वे किया है। जो स्टूडेंट्स एप्पल जूस लेते हैं उनका नंबर 100 है, और जो स्टूडेंट्स ऑरेंज जूस लेते हैं उनका नंबर 150 है, एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो दोनों जूस पीते हैं उसका नंबर आपको 75 दिया हुआ है। ओके, सो नाउ हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कम से कम एक जूस ज़रूर लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एटलीस्ट 1 जूस इज इक्वल टू NA यूनियन B। तो यहाँ से पहले हम NA यूनियन B फाइंड आउट करते हैं यूजिंग आवर फॉर्मूला। This is NA plus NB minus NA intersection B. So this is equal to 100 plus 150 minus 75. So this will be equal to 175. Now आपको उन्होंने पूछा है कि आप बताओ कि how many students were taking neither apple juice nor orange juice. तो अगर हम इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम देखें, ये U है, यहाँ पर दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है A यूनियन B? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि एटलीस्ट एक जूस लेते हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो ये जो सारा पार्ट होगा, ये पार्ट, दिस पार्ट, आउटसाइड पार्ट, ये सारे जो स्टूडेंट्स होंगे ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो ना ही एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो लेट मी शेड दिस पार्ट विद ब्लू कलर so that you people can able to understand.
दिस पार्ट, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू पार्ट, ये कौन सा, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताते हैं वो स्टूडेंट्स हु टेक नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो ब्लू पार्ट in the Venn diagram gives us the number of students who take neither apple juice nor orange juice। तो ये पार्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम यूनियन में से ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर दें तो हमें वो मिल जाएगा पार्ट जो कि रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ना कि एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। तो दैट मीन्स हमें जो फाइंड आउट करना है, दिस इज एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश क्या हुए? जो कि एप्पल जूस नहीं पीते, और बी डैश क्या हुए? जो ऑरेंज जूस नहीं पीते। तो इनका इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगा? जो कि ना ऑरेंज जूस पीते हैं और ना ही एप्पल जूस पीते हैं। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज़ एक्चुअली एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ए यूनियन बी था, जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये बाहर वाला पार्ट आ जाएगा, और इसको मैंने बताया आपको कैसे वैल्यूएट करेंगे। एन यूनियन में से आप एन ए यूनियन बी आप माइनस कर दो। तो ये आपको 400 दिया है और ये वैल्यू आपकी 175 आई है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 225 आ जाएगा। तो 225 स्टूडेंट्स जो होंगे वो ना ही एप्पल जूस लेते हैं ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो 225 स्टूडेंट्स वर देयर no, it's 225 students were taking neither apple juice nor orange juice। एग्जाम्पल 27। इस एग्जाम्पल में आपको दिया है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to first part chemical C1 but not chemical C2, second part chemical C2 but not chemical C1 and third part chemical C1 और chemical C2। तो यहाँ पर देखो 200 इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है, और 120 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको एक्सपोजर मिला है केमिकल C1 से, और 50 इंडिविजुअल्स को केमिकल C2 से, और 30 को C1 एंड C2 बोथ से। तो आपको जो भी पार्ट्स दिए हैं उन्हें आपको इवैल्यूएट करना है। पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो 200 इंडिविजुअल्स हैं, दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट, बिकॉज यहाँ पर ये नहीं दिया है कि हर एक इंडिविजुअल को जो स्किन डिसऑर्डर है वो C1 और C2 केमिकल से ही है। तो यू डिनोट the universal set consisting of individuals suffering from the skin disorder, मीनिंग उन लोगों को स्किन डिसऑर्डर है। ओके, let C1 denote the set of individuals exposed to chemical C1 and C2 denote the set of individuals exposed to chemical C2। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास NU जो है वो 200 है, NC1
ये हमें 120 दिया है। NC2 ये हमको 50 दिया है और NC1 इंटरसेक्शन C2 ये हमको 30 दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है कि आप वो इंडिविजुअल्स बताओ जो कि केमिकल C1 को तो एक्सपोज हुए हैं बट C2 को एक्सपोज नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम देखते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को ईजिली समझ सकें। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर आपके पास दो सेट्स हैं, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो अब मुझे बताना है फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स exposed to chemical C1 but not chemical C2. Number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2. That means मुझे evaluate करना है NC1 माइनस C2। तो अगर हम इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स C1 माइनस C2 एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स C2 माइनस C1। तो NC1 माइनस C2 मैं कैसे इवैल्यूएट कर सकती हूँ? अगर मैं NC1 में से ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, बिकॉज दिस डिनोट्स C1 इंटरसेक्शन C2, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये साइड मिल जाएगी। तो NC1 माइनस C2 इज इक्वल टू NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। NC1 की वैल्यू आपको दी हुई है 120 और C1 इंटरसेक्शन C2 इज 30, तो हमारा आंसर आ गया 90। इन द सेकेंड पार्ट आपको पूछा गया है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। दैट मीन्स यहाँ आपको NC2 माइनस C1 इवैल्यूएट करना है। ये आप कैसे निकालोगे? दिस विल बी इक्वल टू NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। NC2 की वैल्यू 50 है और ये 30 है, इसे हमने माइनस कर दिया तो आंसर 20 आ गया। इन थर्ड पार्ट आपको पूछा गया है केमिकल C1 और केमिकल C2। दैट मीन्स आपको निकालना है C1 यूनियन C2। सो दिस यू कैन इवैल्यूएट बाय यूजिंग फॉर्मूला। दिस इज NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। NC1 is 120, NC2 is 50 and then C1 intersection C2 is 30। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 50 माइनस 30 इज 20 प्लस 120, योर आंसर विल बी 140। तो 140 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो दोनों के दोनों केमिकल्स को एक्सपोज हुए हैं।